हाँ तो बच्चों, आज के इस कालखंड में हम आपको रेनॉल्ड संख्या एवं स्टोक्स के नियम के बारे में बताएंगे। तो पहला अपन चलते हैं, रेनॉल्ड संख्या क्या होती है, इनको किसने दिया था और इनका मान जब होती है तो द्रव का प्रवाह किस प्रकार से होता है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो रेनॉल्ड संख्या, तो वैज्ञानिक ऑसबोर्न रेनॉल्ड ने किसी नली में बहने वाले द्रव के क्रांतिक वेग के मान को ज्ञात करते हुए यह बताया था कि ऑसबोर्न, वैज्ञानिक का नाम क्या था, ऑसबोर्न रेनॉल्ड। ऑसबोर्न रेनॉल्ड ने किसी नली में बहने वाले द्रव के क्रांतिक वेग, ऑसबोर्न रेनॉल्ड ने किसी नली में बहने वाले द्रव के क्रांतिक वेग Vc, क्रांतिक वेग डिनोट करते हैं अपन किससे, Vc से के मान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया, जिनके अनुसार जो क्रांतिक वेग होता है वह ठीक है। ऑसबोर्न रेनॉल्ड ने किसी भी नली में प्रवाहित होने वाले द्रव के क्रांतिक वेग होता है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इनके बारे में बताया। और उन्होंने यह बताया कि किसी भी तरल का जो क्रांतिक वेग होता है सबसे पहले उस द्रव के श्यानता गुणांक के समानुपाती होता है। क्या होता है, द्रव के श्यानता गुणांक, और श्यानता गुणांक को हम डिनोट करते हैं ईटा से, ठीक है क्या। तो द्रव के श्यानता गुणांक के समानुपाती होता है। अर्थात इनको हम सांख्यिक रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रांतिक वेग Vc समानुपाती ईटा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो पहला बताया ऑसबोर्न रेनॉल्ड ने कि किसी द्रव के क्रांतिक वेग होता है वह द्रव के श्यानता गुणांक ईटा के समानुपाती होता है, अर्थात Vc समानुपाती ईटा। दूसरा बताया वह द्रव के घनत्व का अपन डिनोट करते हैं रो से। तो द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव के घनत्व के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात Vc समानुपाती 1/ρ। इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। पहला बताया द्रव के श्यानता गुणांक के समानुपाती होता है, दूसरा उन्होंने बताया कि द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, साथ ही तीसरा उन्होंने बताया कि नली के व्यास, जो नली लेते हैं प्रवाहित होने वाली नली के व्यास d के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नली के व्यास
डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इनको गणितीय रूप में हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा VC समानुपाती 1/D। ठीक है। तो इस प्रकार से ऑसबोल्ड रेनाल्ड नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने बताया कि किसी नली में बहने वाली द्रव का क्रांतिक वेग उनके श्यानता गुणांक के समानुपाती होता है, अर्थात VC समानुपाती ईटा। दूसरा उन्होंने बताया कि जो हम द्रव लेते हैं उनके घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात VC समानुपाती 1/ρ। और तीसरा उन्होंने बताया कि जो हम नली लिए हैं उनके व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात VC समानुपाती 1/D। हमारे पास 3 इक्वेशन आया हुआ है। इन तीनों इक्वेशन को हम एक साथ लिखते हैं तो हमको प्राप्त होता है तीनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं तो हमको मिलेगा समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो क्रांतिक वेग VC ये होता है ईटा के समानुपाती बट्टे घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती, और जो नली का व्यास होता है उनका भी व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात VC समानुपाती ईटा/ρ इंटू D। ठीक, इनको हम प्रोफेशनल को बराबर ले लेते हैं तो एक नितांक लेते हैं K, तो K ईटा इक्वल टू ρ इंटू D, जहां K एक नितांक है, जहां K को एक नियत राशि मानते हैं, नितांक है, जिसे ही बोला जाता है रेनाल्ड संख्या, क्योंकि इसने वैज्ञानिक ऑसबोल्ड रेनाल्ड ने दिया था और इनके आधार पर सूत्र पर जो नियत राशि या जो नितांक प्राप्त होता है तो उस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर हम उसको क्या बोल देते हैं, रेनाल्ड संख्या। एक नितांक है जिसे रेनाल्ड जिसे क्या बोलते हैं अपन, रेनाल्ड संख्या कहते हैं। अतः रेनाल्ड संख्या रेनाल्ड संख्या K का मान, इनको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा VC इंटू ρ इंटू D अपान ईटा। तो इस सूत्र के द्वारा रेनाल्ड ने एक संख्या प्राप्त किया और जिनके आधार पर उन्होंने बताया कि कब द्रव का प्रवाह धारा रेखी होगा और कब द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके आधार पर, रेनाल्ड संख्या के आधार पर रेनाल्ड संख्या का महत्व देखते हैं अपन। रेनाल्ड संख्या का महत्व, तो पहला महत्व देते हैं कि जब रेनाल्ड संख्या K का मान, जब रेनाल्ड संख्या K का मान 0 से लेकर 2000 तक, जब K का मान कहां से कहां तक आएगा, 0 से लेकर 2000 तक होता है, 0 से 2000 तक होता है, तो द्रव का प्रवाह धारा रेखी होती है। द्रव का प्रवाह ठीक है। जब रेनाल्ड संख्या K का मान 0 से 2000 तक होता है तो द्रव का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, धारा रेखी होता है। और जब K का मान, सेकंड देखते हैं, जब K का मान
2000 से 3000 तक होता है। 2000 से 3000 तक, जब K का मान 2000 से 3000 तक होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखी से विक्षुब्ध की ओर बढ़ता है। जब K का मान 2000 से 3000 का होता है तो धारा का प्रवाह होता है, द्रव का प्रवाह धारा रेखी से विक्षुब्ध की ओर बढ़ता है, विक्षुब्ध प्रवाह की ओर बढ़ता है। और जब K का मान 3000 से ऊपर होता है, जब K का मान 3000 से जब K का मान 3000 से अधिक होता है तो द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है। विक्षुब्ध हो जाता है। ठीक, ये है रेनॉल्ड संख्या। तो रेनॉल्ड संख्या के बारे में हम आपको बता रहे थे कि वैज्ञानिक ऑसबोल्ड रेनॉल्ड ने किसी भी नली में बहने वाले कांतिक वेग के मान को ज्ञात करने के लिए, कांतिक वेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है इनके लिए बताया, और हमको बताया कि यह 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला है जो कांतिक वेग होता है वह द्रव के श्यानता गुणांक के समानुपाती होता है। दूसरा बताया कि द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और तीसरा बताया नली के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके आधार पर इन्होंने एक सूत्र हमको दिया, जो सूत्र हम प्राप्त किए थे VC = K × ईटा अपान रो इंटू डी, जहां पर K कोई नियत राशि था जिसे ही हमने क्या बोला, नाम दिया रेनॉल्ड संख्या, क्योंकि इसको वैज्ञानिक ऑसबोल्ड रेनॉल्ड ने ज्ञात किया। इसी का उनके नाम के आधार पर इनको हम रेनॉल्ड संख्या बोल दिए। और रेनॉल्ड संख्या का मान हमने आपको बताया कि जब रेनॉल्ड संख्या का मान 0 से 2000 होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखी होगा, और जब इनका प्रवाह 2000 से 3000 के बीच होता है तो द्रव धारा रेखी से विक्षुब्ध की ओर बढ़ता है, और जब 3000 से अधिक हो जाता है तो यह प्रवाह पूर्णतः विक्षुब्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं स्टोक का नियम, और स्टोक का नियम को सिद्ध करते हैं। पहला देखते हैं स्टोक का नियम क्या होता है, ये क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जब कोई गोलाकार वस्तु किसी तरल पर गिरती है, कोई वस्तु है जब किसी तरल पर गिरती है तो प्रारंभ में उनका जो वेग होता है, प्रारंभ में गुरुत्व के कारण उनका जो वेग होता है वो बहुत अधिक होता है, लेकिन जैसे ही वो तरल पे गिरती है तो गिरते साथ जो तरल का जो परत रहेगा वो वस्तु के संपर्क में होगा, वो गतिशील हो जाएगा, लेकिन जो दूर वाले परत होगा वो गतिशील नहीं होता। अतः इन दोनों के मध्य में एक गति विरोधी बल कार्य करने लगता है जिसे हम श्यान बल कहते हैं। तो इस श्यान बल के मान को या गति विरोधी बल को मान को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक स्टोक ने एक नियम दिया था जिसे ही बोला जाता है स्टोक का नियम। और ये बोलता है, स्टोक का नियम क्या बोलता है, ये बोलता है जब कोई गोलाकार वस्तु
जब कोई गोलाकार वस्तु अनंत विस्तार वाले किसी समान तरल में, जब कोई गोलाकार वस्तु अनंत विस्तार वाले किसी समांग तरल में गिरती है, ठीक है, कि जब कोई गोलाकार वस्तु अनंत विस्तार वाले किसी समान तरल में गिरती है तो वस्तु की विपरीत दिशा में लगने वाले श्यान बल F होता है, ठीक। जब कोई गोलाकार वस्तु अनंत विस्तार वाले किसी समान तरल में गिरती है तो वस्तु की विपरीत दिशा में लगने वाले श्यान बल F सबसे पहले तरल के श्यानता गुणांक के समानुपाती होता है। तरलता के श्यानता गुणांक ईटा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। अर्थात गणितीय रूप में हम इसको लिखना चाहेंगे तो F समानुपाती ईटा। पहला बोलता है कि लगने वाले श्यान बल होता है वो तरल के श्यानता गुणांक के समानुपाती होता है, अर्थात गणितीय रूप में हम इसको लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू ईटा, ठीक है। दूसरा, गोलाकार वस्तु है तो गोलाकार वस्तु के त्रिज्या इनको मान लेते हैं A, तो त्रिज्या के भी समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू A, गोलाकार वस्तु त्रिज्या के समानुपाती होता है। और तीसरा उन्होंने बताया कि तरल के जो वेग होता है उनके समानुपाती होता है, ठीक है। तरल में जो वस्तु गिरता है या तरल में गतिशील वस्तु के वेग डिनोट कर देते हैं V से, तो वेग के समानुपाती होता है। अर्थात इनको हम लिखना चाहेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू V, इक्वेशन थर्ड। तो वैज्ञानिक स्टोक ने बताया कि जब कोई वस्तु किसी अनंत विस्तार वाले तरल में गिरती है तो उसके विपरीत दिशा में लगने वाले श्यान बल F होता है, वह तरल के श्यानता गुणांक के समानुपाती होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो गोलाकार वस्तु होती है उनकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। और तीसरा उन्होंने बताया कि जो गतिशील वस्तु होती है इनके वेग के समानुपाती होती है, अर्थात F इनको गणितीय रूप में लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू ईटा, F प्रोपोर्शनल टू A और F प्रोपोर्शनल टू V, ठीक। तीनों समीकरण को हम एक साथ एक ही रूप में लिखना चाहेंगे तो हमको मिलेगा
इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ है समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 तीनों को एक साथ लिखेंगे तो हमको मिलेगा F प्रोफेशनल टू ईटा A इंटू V। ठीक है, अब इस प्रोफेशनल को हम इक्वल टू करेंगे तो इसके लिए एक नियतांक ले लेते हैं। तो F इक्वल टू कोई नियतांक लेते हैं K ईटा A इंटू V। यदि द्रव समांग है तो वहां पर K का मान हमको मिलता है 6 पाई। द्रव समांग होती है तो जो हमको नियतांक लिए हैं K, इसका मान कितना मिलता है 6 पाई। तो इस स्थिति पर F इक्वल टू आएगा 6 पाई ईटा A इंटू V, जो कि स्टोक का नियम कहलाती है और स्टोक के नियम के आधार पर उत्पन्न सूत्र होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक स्टोक ने क्या बताया कि जब कोई गोलाकार वस्तु किसी अनंत विस्तार वाले तरल पर गिरती है तो उस पर उससे गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसे श्यान बल कहते हैं। और यह श्यान बल 3 कारकों पर निर्भर किया। पहला उसके श्यानता गुणांक के समानुपाती हुआ, दूसरा उन गोलाकार वस्तु के त्रिज्या के समानुपाती हुआ और गोलाकार वस्तु के वेग के वो भी समानुपाती हुआ। समीकरण तीनों को एक साथ हम लिखे हैं तो हमको क्या प्राप्त हुआ है A प्रोफेशनल टू ईटा A इंटू V। अब इनको जब हम बराबर किए तो हमको एक नियतांक, यहाँ पर नियतांक K मान लेते हैं। तो K का मान हमको जब द्रव समांग होता है तो कितना मिलता है 6 पाई। तो इस स्थिति पर लगने वाले श्यान बल, इनका मान हमको मिलता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा A इंटू V, जो हमारा स्टोक का नियम कहलाता है। आगे इनके जो स्टोक का नियम प्राप्त किए हैं इनको विमी विधि से सिद्ध करेंगे या विमी विधि से इस नियम को हम प्राप्त करेंगे। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर हमने स्टोक का नियम व्युत्पत्ति किया है A प्रोफेशनल टू इक्वल टू 6 पाई ईटा A इंटू V। चलिए इस नियम की व्युत्पत्ति हम विमी सूत्र की सहायता से करते हैं। तो देखते हैं विमी सूत्र की सहायता से विमी सूत्र की सहायता से स्टोक के व्युत्पत्ति। विमी सूत्र की सहायता से हम स्टोक के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं। तो हमको मालूम है बच्चों कि विमी सूत्र की सहायता से किसी भी नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए हमको सबसे पहले दिए गए जो राशि है वह किन पे निर्भर होती है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो हमको मालूम है कि श्यान बल F होता है उनकी श्यानता गुणांक, उनकी त्रिज्या और उनके वेग पर निर्भर करता है। तो मान लेते हैं किसी तरल पर लगने वाला श्यान बल F तरल की श्यानता गुणांक ईटा, त्रिज्या A व वेग V पर
वेग v पर निर्भर करता है। ठीक है, हमको मालूम है किसी तरल पर लगने वाला श्यान बल होता है, तरल की श्यानता गुणांक त्रिज्या a और उसके वेग पर निर्भर करता है, अर्थात F प्रोफेशनल टू ईटा का पावर x, त्रिज्या a का पावर y और वेग v का पावर z। ठीक, इनको इक्वल मान लेंगे तो F इक्वल टू a ईटा का पावर x, a का पावर y, v का पावर z। इक्वेशन 1 मान लिए इसको। चलिए अब इधर जो राशि दिया गया है उन सभी राशि का हम विमीय सूत्र लिखते हैं और उसके बाद विमीय संगतता के सिद्धांत से दोनों पक्षों की राशि का जो मैस है, लेंथ है और टाइम है, उनकी घातांकों को बराबर करते हैं और मान प्राप्त करते हैं। तो विमीय सूत्र लिखते हैं। तो विमीय सूत्र F का विमीय सूत्र ये होता है m की घात 1, l की घात 1 और t की घात -2। चलिए ईटा का m की घात 1, l की घात -1, t की घात -1। ईटा का विमीय सूत्र आ गया। a त्रिज्या का विमीय सूत्र, ये होगा m का घात 0, l का घात 1 और t का घात 0। हमारे पास राशि बच गया वेग, तो v का विमीय सूत्र चलिए ऊपर ले देते हैं। वेग v का विमीय सूत्र m की घात 0, l की घात 1, t की घात -1 और k एक विमाहीन राशि है। k कैसी है? एक विमाहीन राशि। k एक विमाहीन राशि है, अतः इनका विमीय सूत्र होगा m के घात 0, l के घात 0, t का घात 0। हमको जो राशि प्राप्त हुआ विमीय सूत्र, इन सभी का मान इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हम प्राप्त करते हैं समीकरण 1 में विमीय सूत्र का मान रखने पर। चलिए बाएं पक्ष में हमारा विमीय सूत्र होगा m की घात 1, l की घात 1, t की घात -2। ठीक है, ईटा का m की घात 1, l की घात -1, t की घात -1 और पावर x इंटू a का m की घात 0, l की घात 1 और t की घात 0 पावर y इंटू वेग का m की घात 0, l की घात 1, t की घात -1 पावर z। चलिए आगे इनको सॉल्व करते हैं। तो हम प्राप्त करते हैं m l के घात 1, t के घात -2। इसमें m की घात हम देखते हैं 1 इंटू x, तो x यहाँ पर 0 है,
y के लिए, z के लिए 0। चलिए l की पावर -x, यहाँ पर प्लस y और इक्वल टू प्लस z, l की पावर -x प्लस y प्लस z। आ जाते हैं t की पावर, तो t की पावर -x, यहाँ पर t की पावर 0, यहाँ पर t की पावर -z। तो हम यहाँ पे प्राप्त किए राइट हैंड साइड में m के पावर x, l के पावर -x प्लस y प्लस z, t के पावर -x माइनस z। और लेफ्ट हैंड साइड में हमको प्राप्त हुआ है m की घात 1, l की घात 1, t की घात -2। तो विमीय संगतता के सिद्धांत से देखते हैं कि दोनों पक्षों की विमा के घातांक होने वो समान होने चाहिए। विमीय संगतता के सिद्धांत से विमीय संगतता के सिद्धांत से, विमीय संगतता सिद्धांत से क्या बोलता है कि दोनों ओर जो राशि है उनकी पावर इक्वल होना चाहिए। तो इधर m की पावर 1 है, इधर m की पावर x है, तो इससे हम प्राप्त किए x इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 मान लिए। l की पावर देखते हैं, इस तरफ हमारा l की पावर 1 है, इधर हमारा l की पावर -x प्लस y प्लस z है, तो दूसरा हमारे पास आएगा -x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इधर t की पावर हमारे पास -2 है, इधर हमारे पास t की पावर है -x माइनस z और इधर है -2, इक्वेशन 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 को हल करते हैं तो इनको सॉल्व करने पर हम देखते हैं समीकरण 1 से x इक्वल टू 1, समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे x की जगह -1 माइनस z इक्वल टू -2, तो z इधर ट्रांसफर कर देंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, 2 की जगह ट्रांसफर कर देंगे तो z इक्वल टू भी हमको मिल गया 1। इन दोनों का मान इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, समीकरण 2 में x का मान कितना रखेंगे 1 और z की मान कितना रखेंगे 1, ये मान रखते हैं तो हमको क्या मिलता है देखते हैं अपन। इक्वेशन 2 हमारे पास आया हुआ है -x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, ये हो जाएगा -1 प्लस y z इक्वल टू 1 प्लस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू हमको प्राप्त हो गया 1। तो इस प्रकार से हम x इक्वल टू 1 हमको प्राप्त हो गया, y इक्वल टू 1 प्राप्त हो गया, z इक्वल टू 1 प्राप्त हो गया। अतः विमीय सूत्र से हमको मिलाएगा f इक्वल टू k ईटा का पावर 1 a का पावर 1, क्योंकि घात 1 है, इसका घात x है और v का घात z 1, अर्थात f इक्वल टू k ईटा a इंटू v। परंतु प्रयोगों के द्वारा हमको k इक्वल टू मिलता है 6 पाई, इसलिए f इक्वल टू आ जाएगा 6 पाई ईटा a इंटू v, जो कि किनका नियम कहलाता है स्टोक का नियम कहलाता है। इस प्रकार से विमीय विधि से स्टोक के नियम की व्युत्पत्ति कर लिए। आइए देखते हैं स्टोक के नियम लागू होने के लिए कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें क्या क्या हो सकती हैं। तो
तो स्टोक के नियम लागू होने के लिए कुछ शर्तें हैं। ये शर्तें क्या क्या हो सकती है? तो शर्तें में पहला होना चाहिए कि गोलाकार वस्तु अत्यंत सूक्ष्म में होनी चाहिए। ठीक है, पहले शर्त कब लागू होगा स्टोक का नियम? कि गोलाकार वस्तु गोलाकार वस्तु है वो अत्यंत सूक्ष्म में होनी चाहिए। दूसरा शर्तें हो सकती है तरल को समान, तरल कैसी होनी चाहिए? तरल को समान होनी चाहिए। तीसरी शर्तें हैं कि वस्तु दृढ़ एवं चिकनी होनी चाहिए। वस्तु है वो दृढ़ एवं वस्तु को दृढ़ और चिकनी होनी चाहिए। और चौथा जो शर्तें हैं कि वस्तु का वेग को उसके क्रांतिक वेग से कम होनी चाहिए। वस्तु के वेग को क्रांतिक वेग से वस्तु के वेग को क्रांतिक वेग से कम होनी चाहिए। तो ये स्टोक के नियम की शर्तें हैं जो क्या हो सकती है? गोलाकार वस्तु अत्यंत सूक्ष्म होनी चाहिए। दूसरा जो तरल होती है वो समान होनी चाहिए। तीसरा वस्तु दृढ़ और चिकनी होनी चाहिए। चौथा वस्तु के वेग को क्रांतिक वेग से कम होनी चाहिए। तो आज किस कालखंड में हम आपको रेनॉल्ड्स संख्या के बारे में बताए, स्टोक के नियम के बारे में बताए, स्टोक के नियम की व्युत्पत्ति किए, स्टोक के नियम लागू होने के लिए शर्तें बताया गया। कल अगले कालखंड में हम और इनके बाद जो आने वाली है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।